नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स में। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर ही हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के एक एक बिंदु को लेकर उन बिंदुओं के बारे में अपनी समझ बूझ का विकास कर रहे हैं। आज वाली चर्चा में हम लोग अधिगम एवं अभिप्रेरणा को लेकर समझेंगे। मतलब हमें समझना है कि अधिगम में अभिप्रेरणा के क्या निहितार्थ होते हैं, या आप ये कह लीजिए कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की क्या भूमिका होती है, या आप यूं कह सकते हैं कि अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का क्या महत्व होता है। इस बिंदु तक पहुंचने के लिए पहले हमें अभिप्रेरणा को समझना पड़ेगा। अभिप्रेरणा क्या होती है, अभिप्रेरणा का अर्थ क्या होता है, मोटिवेशन का अर्थ क्या होता है। उसके बाद इस मोटिवेशन के लर्निंग में आप कह लीजिए कि क्या इंपॉर्टेंस है या क्या इसका रोल है, उसको लेकर हम समझेंगे। हम अपनी किसी भी गतिविधि के संदर्भ में यदि हम समझें तो आप ये कह सकते हैं कि हमारी सभी गतिविधियों के पीछे अभिप्रेरणा, या आप प्रेरणा भी कह सकते हैं, एक गतिशील शक्ति के रूप में कार्य करती है। आप अपने साथ भी इसका रिलेट करके देख सकते हैं कि आपकी जितनी भी गतिविधियां हैं, आप अपनी गतिविधियों के पीछे किसी न किसी एक प्रेरणा को पाएंगे, और वही प्रेरणा है जो आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने कार्य को करने के लिए गतिशील करती है। इसका मतलब हुआ कि हमारी जितनी भी गतिविधियां हैं, हमारे जितने भी व्यवहार हैं, हमारे सभी व्यवहारों के लिए एक प्रमुख कारक के रूप में कौन हो जाएगा? अभिप्रेरणा। यानी कि अभिप्रेरणा एक शक्ति के रूप में कार्य करती है जो हमें क्रियाशील करती है। अब ये अभिप्रेरणा का जो स्तर है, ये व्यक्ति से व्यक्ति अलग हो सकता है। किसी को अभिप्रेरणा किसी को देखकर प्राप्त हो सकती है, किसी को अभिप्रेरणा आंतरिक स्वयं से प्राप्त हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि कोई अपने द्वारा किए जा रहे कार्य से ही संतुष्टि प्राप्त कर रहा हो, कोई अपने द्वारा संपादित किए जा रहे कार्य से आनंदित होता हो, उसको अपने कार्य से संतुष्टि मिलती हो, तो क्या हो जाएगा? वो आंतरिक अभिप्रेरणा हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य को देखकर प्रेरणा प्राप्त करता है, उनके जैसा बनने का प्रयास करता है, तो वो क्या हो जाएगा? बाह्य अभिप्रेरणा हो जाएगी। बात समझ आ गई? ऐसा अक्सर विद्यार्थियों के साथ में होता है, आपने देखा होगा या आप इसका अनुभव करेंगे अपने साथ भी, कि विद्यार्थी अक्सर क्या होता है कि अपने किसी शिक्षक से प्रभावित होते हैं, और अपने शिक्षक से प्रभावित होकर विद्यार्थी उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थी उनके जैसे व्यवहार सीखते हैं, उनके जैसा आचरण करना शुरू करते हैं। तो उनके लिए जो अभिप्रेरणा है वो कैसी हो गई? आप कहेंगे वो बाह्य अभिप्रेरणा है, वो बाहर से प्राप्त हो रही है। कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कोई शिक्षक है, कोई शिक्षक ऐसे हो सकते हैं जिन्हें अपने द्वारा शिक्षित किए जा रहे विद्यार्थियों को देखकर या अपने शिक्षण कार्य से उन्हें संतुष्टि मिलती हो, आनंद मिलता हो, हर्ष होता हो उन्हें। तो वो प्रेरणा कैसी हो जाएगी कि मैं और बेहतर प्रयास करूं, मैं विद्यार्थियों को और अच्छे तरीके से पढ़ाऊं, मैं विद्यार्थियों के लिए और नई युक्तियों को खोज लूं, और नए प्रयोग कर लूं, शिक्षण विधियों में या सामग्री में और संशोधन कर लूं, कुछ अच्छा कर दूं। ये क्या हो जाएगा? जो उन्हें अंदर से प्राप्त हो रही है वो क्या कहलाएगा? आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाएगी, या आप आंतरिक प्रेरणा कह सकते हैं। तो यदि बात की जाए, हम अपनी समस्त गतिविधियों को यदि देखें, आप अपने साथ भी इसको जोड़कर देखेंगे, आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास करते हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे क्या है? एक अभिप्रेरणा है, एक ऐसी शक्ति है जो आपको गतिशील बनाए रखती है। बात समझ पाए? यदि अभिप्रेरणा ना हो, यदि किसी कार्य को करने की कोई अभिप्रेरणा ना हो, तो क्या हम अपना कोई कार्य करेंगे? आप पाएंगे कि हम शिथिल हो जाएंगे, हम कोई कार्य संपादित नहीं करेंगे। तो प्रत्येक कार्य के पीछे, हमारी समस्त गतिविधियों के पीछे अभिप्रेरणा, या आप प्रेरणा कह लेंगे, एक गतिशील शक्ति के रूप में कार्य करती है। अब बच्चों के अधिगम के संदर्भ में यदि हम समझें, तो बच्चों के अधिगम के संदर्भ में हम ये कहेंगे कि इस पूरी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में ही आप कह लीजिए कि अभिप्रेरणा का काफी अधिक महत्व है। यदि शिक्षक अभिप्रेरित नहीं होंगे तो शिक्षण कार्य प्रभावी नहीं होगा। यदि विद्यार्थी अभिप्रेरित नहीं होंगे तो विद्यार्थियों के द्वारा किया गया अधिगम वास्तविक अधिगम नहीं होगा।
आप ये भी कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा न केवल किसी विशेष प्रकार से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है, बल्कि अभिप्रेरणा उस विशेष व्यवहार का पुनर्बलन भी करती है। जैसे आप कक्षा में समझिए कि कक्षा में किसी विद्यार्थी ने कोई वांछित व्यवहार किया या कक्षा में विद्यार्थी ने वांछित प्रदर्शन किया। अब शिक्षक को विद्यार्थी के प्रदर्शन से खुशी हुई। शिक्षक ने क्या किया कि उस विद्यार्थी को अपना पेन दे दिया, या कक्षा में विद्यार्थी की प्रशंसा हुई, विद्यार्थी को पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया। अब क्या होगा? विद्यार्थी उसी व्यवहार को बार बार दोहराने का प्रयास करेगा। जो बाकी विद्यार्थी होंगे वो भी ऐसा ही व्यवहार करने का प्रयास करेंगे। तो आप ये कहेंगे कि अभिप्रेरणा न केवल किसी विशेष प्रकार से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है, विशेष प्रकार से आचरण करने के लिए, किसी विशेष प्रकार से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, बल्कि उस विशेष व्यवहार या कार्य का भी पुनर्बलन करती है। बात समझ में आ गई होगी। अब विद्यार्थियों के अधिगम के लिए अभिप्रेरणा यानी कि बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। अभिप्रेरणा की भूमिका बहुत अधिक बढ़ जाएगी विद्यार्थियों के अधिगम के लिए। विद्यार्थी की शिक्षा से जो आवश्यकताएं हैं हर विद्यार्थी की अलग हो सकती है। ठीक इसी प्रकार से हर विद्यार्थी की जो अभिप्रेरणा है वो भी भिन्न हो सकती है। अभिप्रेरणा का जो स्तर है वो भी भिन्न हो सकता है। बात समझ पाए होंगे यहां तक कि यदि आपसे कुछ बिंदु ऐसे ही पूछे जाएं कि आप बताइए कि इस सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की क्या भूमिका है, या अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की क्या भूमिका है, तो आप क्या कहेंगे? कुछ बातें आपके मन में आएंगी सहज ही। जैसे कई बार क्या होता है कि एक शिक्षक की जो शिक्षण विधि होगी वो शिक्षण विधि ऐसी होगी जो विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करती होगी, जिससे विद्यार्थी प्रेरणा प्राप्त करते होंगे। विद्यार्थी अधिगम करने के लिए उत्तेजित होते होंगे, विद्यार्थी अधिगम करना चाहते होंगे, अपने अधिगम को वास्तविक बनाना चाहते होंगे। यानी कि यहाँ विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए कौन मुख्य जिम्मेदार हुआ? शिक्षण की विधि। ऐसे में हम शिक्षण सामग्री भी कह सकते हैं। अब शिक्षण सामग्री भी कह सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि यदि हम बालकों को जो शिक्षा दी जा रही है, विद्यार्थियों को जो शिक्षा मिल रही है, बच्चों को जो शिक्षा मिल रही है, यदि उस शिक्षा को उनकी आवश्यकता से जोड़ दिया जाए। शिक्षा से हर विद्यार्थी की आवश्यकताएं भिन्न हो सकती हैं। ये आप और विस्तार से पढ़ेंगे, व्यक्तिगत भिन्नता में भी इसको पढ़ेंगे कि बालकों की शिक्षा से जो उनकी आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताएं भिन्न हो सकती है। हर विद्यार्थी की अलग आवश्यकता हो सकती है शिक्षा से, हर विद्यार्थी की शिक्षा से अलग जरूरत हो सकती है। ये व्यक्ति से व्यक्ति पर निर्भर करता है, विद्यार्थी से विद्यार्थी पर निर्भर करता है। अब यदि उस विद्यार्थी की जो आवश्यकता है उनसे ही उसकी शिक्षा को जोड़ दिया जाए तो विद्यार्थी अधिगम करने के लिए अभिप्रेरित होगा। विद्यार्थी अधिगम करने के लिए अभिप्रेरित होगा, विद्यार्थी मोटिवेट रहेगा सीखने के लिए, लर्निंग के लिए। और ऐसे में यदि विद्यार्थी अभिप्रेरित होकर अधिगम कर रहा है, आंतरिक अभिप्रेरणा है, तो उसके द्वारा किया गया अधिगम वास्तविक अधिगम होगा। उसके द्वारा किया गया अधिगम वास्तविक अधिगम होगा। कई बार आप पाएंगे कि कक्षा में शिक्षक क्या करते हैं, कई बार कक्षा में शिक्षक किसी काल्पनिक उदाहरण के माध्यम से, किसी महापुरुष के, विद्वान व्यक्ति के जीवन से कोई उदाहरण लेकर, या कई बार अपने ही जीवन के किसी उदाहरण को लेकर, व्यवहारिक उदाहरण को लेकर विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करते हैं। तो वो जो व्यवहारिक उदाहरण हैं शिक्षक के द्वारा दिए गए, वो भी विद्यार्थियों को अधिगम करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। फिर यदि हम कक्षा में पुनर्बलन के सिद्धांत की बात करें तो कक्षा में विद्यार्थियों की प्रशंसा हो या उनको पुरस्कार दिया जाए, उनको सम्मानित किया जाए, ये चीजें भी विद्यार्थियों को अधिगम करने के लिए अभिप्रेरित करती हैं। और केवल एक विद्यार्थी को नहीं, कक्षा में एक विद्यार्थी को सम्मानित किया गया, कक्षा में एक विद्यार्थी की प्रशंसा हुई, उसको पुरस्कृत किया गया, बाकी विद्यार्थी भी ठीक वैसा ही प्रदर्शन करने के लिए अभिप्रेरित होंगे, बाकी विद्यार्थी भी वैसा ही व्यवहार करने के लिए अभिप्रेरित होंगे। मान के चलिए कि किसी कक्षा में किसी विद्यार्थी को उसके चरित्र निर्माण से संबंधित या उसके किसी ऐसे व्यवहार के लिए जो उसके चरित्र को सूचित करता हो सम्मानित किया गया।
तो बाकी विद्यार्थी भी वैसा बनने के लिए अभिप्रेरित होंगे, उनको वो प्रेरणा प्राप्त होगी। आप अपने स्तर पर सोचिए कि आप अपनी ही इस परीक्षा में सफल विद्यार्थी जो हुए होंगे उनके साक्षात्कार सुनते हैं, उनको पढ़ना पसंद करते हैं। आप सफल लोगों को पढ़ना पसंद करते हैं, आप यूट्यूब पर जाते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं। क्यों? वो क्या करते हैं? वो अपने जीवन से या किसी व्यक्ति विशेष के जीवन से कोई उदाहरण लेते हैं, उस उदाहरण को आपको देते हैं। आपके सामने वो उदाहरण प्रस्तुत हुआ तो आप भी अभिप्रेरित हुए कि हाँ, ये कार्य तो मैं भी कर सकता हूं। यानी कि आपको क्रियाशील करने के लिए, आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो वो एक शक्ति है जो आपको क्रियाशील कर रही है, वो क्या है? अभिप्रेरणा है। यदि यह शक्ति अनुपस्थित हो, यानी कि आप क्रियाशील नहीं होंगे, और जब क्रियाशील नहीं होंगे तो आप पाएंगे कि आपकी जो गतिविधियां हैं वो नहीं होंगी, आपके द्वारा किए जा रहे कार्य नहीं होंगे, आप किसी कार्य को करेंगे ही नहीं। तो एक बिंदु आप ये भी कह सकते हैं, यदि हम अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा के महत्व को समझे तो इस बात से इंगित कर सकते हैं कि अभिप्रेरणा के द्वारा बालकों का उत्तम चरित्र निर्माण भी किया जा सकता है, विद्यार्थियों का उत्तम चरित्र निर्माण भी किया जा सकता है। आप ये भी कह सकते हैं कि शिक्षक विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करते हैं, शिक्षकों से विद्यार्थी अभिप्रेरणा प्राप्त करते हैं और उसके द्वारा ही जो बालक है, विद्यार्थी है, बच्चा है, वो समाज उपयोगी कार्य करने के लिए अभिप्रेरित होता है। कोई शिक्षक विद्यार्थियों को पर्यावरण को बचाने के संदर्भ में बता रहे हो कि मानव की ये गतिविधियां ऐसी हैं जिनसे पर्यावरण का नुकसान होता है। अब यदि पर्यावरण नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे। अब विद्यार्थी उस बात को सुनकर पर्यावरण को बचाने के लिए अभिप्रेरित हुए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए अभिप्रेरित हुए, तो वो अभिप्रेरणा किससे प्राप्त हुई? शिक्षक से प्राप्त हुई। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो समाज उपयोगी कार्य बालक करता है, विद्यार्थी करता है, वो उसके पीछे भी एक अभिप्रेरणा, एक शक्ति है जो उसको क्रियाशील कर रही है, जो उससे यह कार्य जिसके द्वारा वो कर पा रहा है वो एक शक्ति है। तो शिक्षकों की अभिप्रेरणा से ही आप कहेंगे कि बालक, विद्यार्थी, बच्चा समाजोपयोगी कार्य करने के लिए अभिप्रेरित होता है। बात समझ आई होगी यहां तक की। अब अभिप्रेरणा के यदि आप कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर समझेंगे तो आप पाएंगे कि आपका एक बिंदु सहज ही दिमाग में आएगा आवश्यकता को लेकर, कि हर व्यक्ति की अलग आवश्यकताएं हो सकती हैं, उन्हीं आवश्यकताओं के अनुसार उसकी अभिप्रेरणा का स्तर निर्धारित होगा, उसके अभिप्रेरणा का स्तर तय होगा। इसमें हर विद्यार्थी का दूसरे विद्यार्थी से मात्रात्मक अंतर हो सकता है, सबकी शिक्षा को लेकर अलग आवश्यकताएं हैं। तो जो जीवित रहने के लिए, जैसे हम यदि बात करें कि हमें जीवित रहने के लिए प्रत्येक प्राणी की जैसे कुछ मौलिक आवश्यकताएं होती हैं, आप कहेंगे जैसे हमें हवा चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें खाना चाहिए, भोजन, ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। ठीक ऐसे ही जब हम कहेंगे कि यदि इन मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी या इन मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति में कोई बाधा आएगी तो संवेग उत्पन्न होंगे, नकारात्मक संवेग उत्पन्न होंगे, यानी कि तनाव उत्पन्न होगा, और वहीं आवश्यकताओं की पूर्ति होने पर संतुष्टि होगी, सुखद संवेग उत्पन्न होंगे। बात समझ पाए? ऐसे ही शिक्षा से सबकी अलग 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 आवश्यकताएं हो सकती हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विद्यार्थी जो कार्य करता है, जिन गतिविधियों को करता है, उन गतिविधियों को संपादित करने के लिए एक शक्ति कार्य करती है जो उसको क्रियाशील करती है, जिसका नाम है अभिप्रेरणा। तो आप निष्कर्षतः क्या कह सकते हैं कि विद्यार्थियों को अधिगम करने के लिए, सीखने के लिए जो शक्ति एक प्रेरित करती है, जो विद्यार्थियों को क्रियाशील बनाए रखती है, वो क्या है? अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है। अब ये आप विद्यार्थी के इतर जाकर भी किसी भी व्यक्ति विशेष के संदर्भ में सोच सकते हैं, किसी भी व्यक्ति विशेष के संदर्भ में, कोई उद्यमी हो, कोई व्यवसाय कर रहा हो, कोई भी हो, किसी के संदर्भ में आप सोच लीजिए। एक शिक्षक है, उनको क्रियाशील बनाए रखने के लिए भी, उनके लिए भी कोई अभिप्रेरणा है। अब उस मामले को छोड़ दीजिए कि आंतरिक अभिप्रेरणा है या बाह्य अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरणा तो है। बात समझ में आई होगी। तो अभिप्रेरणा क्या है, इसका अधिगम में हम बात करें कि क्या निहितार्थ है या अधिगम में अभिप्रेरणा की क्या भूमिका है, क्या महत्व है, एक सामान्य समझबूझ आपकी बनी होगी इस चर्चा के बाद।
बिंदु स्पष्ट हुआ? ये बहुत वृहद बिंदु है। मोटिवेशन एंड लर्निंग, ये एक बिंदु आप पढ़ेंगे अपने पाठ्यक्रम के अंत में लगभग जाकर, जब मध्य से थोड़ा अधिक आपका पाठ्यक्रम हो जाता है तब जाकर ये बिंदु आता है कि विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित रखा जाए अधिगम करने के लिए, या शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सक्रिय भागीदार बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, उनको कैसे अभिप्रेरित रखना चाहिए। तो आज की इस चर्चा से अभिप्रेरणा को लेकर एक सामान्य समझबूझ आपकी बनी होगी, आपके खुद के विचारों का विकास हुआ होगा कि अभिप्रेरणा क्या होता है, अभिप्रेरणा को लेकर शिक्षा में इसका क्या महत्व है, अधिगम में विद्यार्थियों के इसका क्या महत्व है, ये बात भी आपको समझ में आई होंगी। जो बात हमने की, इसके अलावा भी और बहुत सारे बिंदु आपके दिमाग में आ सकते हैं। मेरा प्रयास ये है कि आपको अधिगम को लेकर, अभिप्रेरणा को लेकर एक सामान्य समझबूझ हो जाए, आप अपने स्वयं के मौलिक विचारों का विकास कर पाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज वाली ये चर्चा आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी। कुछ नया तो आपने आज भी सीखा ही होगा, कुछ नई चीजें आपको पता चलेंगी, कुछ आपके मौलिक विचारों का विकास होगा, आपकी चिंतन प्रक्रिया क्रियाशील होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे किसी अगली क्लास में अगले बिंदु के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।